नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देखने जा रहे हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। सबसे पहले तो ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जो YouTube की दुनिया में नवजात है। इस लाल रंग की बटन को छूते ही आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें जिससे तथ्यों और उदाहरणों का सामंजस्य मेधा वृद्धि के लिए बना रहे। पसंद आने पर लाइक करें। इस संदर्भ में अपनी राय प्रकट करनी है तो कमेंट कीजिए। इस्लाम धर्म का अभ्युदय मूर्ति पूजकों को एकेश्वरवाद के पक्ष में लाने के साथ होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के देहावसान के बाद राशिदून खिलाफत में हजरत अबू बकर खलीफा बने जो काफी सौम्य स्वभाव के थे और अरब प्रायद्वीप में विद्रोहों का युग शुरू हुआ। पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद तो ऐसा लगा कि इस्लाम अब समाप्त हो जाएगा, किंतु हजरत अबू बकर की सूझबूझ दूरदर्शिता के कारण उन्होंने विद्रोहों का दमन कर इस्लामी क्षेत्रों पर पुनर्विजय की। दूसरे खलीफा हजरत उमर, जो अपने नेतृत्व कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे, ने अरब क्षेत्र के आर्थिक उत्थान हेतु साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। इसके बाद हजरत उस्मान 644 ईस्वी में तीसरे नए खलीफा बनते हैं, जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती खलीफा के समान ही नीति जारी रखी और नौसेना का गठन किया। राशिदून साम्राज्य के अंतिम चौथे खलीफा हजरत अली की मृत्यु के साथ उमैयद साम्राज्य 661 ईस्वी में मुआविया द्वारा प्रारंभ होता है। ये उमैयद शासक ही थे जिन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में साम्राज्य विस्तार आरंभ किया। भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य स्रोत चचनामा है। अरबी भाषा में लिखे इस पुस्तक में सिंध विजय का इतिहास वर्णित है। सिंधी भाषा में इस पुस्तक को फतहनामा सिंध और अरबी में इस पुस्तक का नाम तारीख अल हिंद व सिंध है। चच राजवंश ने राय राजवंश की समाप्ति पर सिंध पर शासन किया। एक अन्य स्रोत बिलादुरी द्वारा रचित किताब फुल अल बल्दान है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फारसी अनुवाद किया। इंग्लिश में इसका अनुवाद UM दाऊद पेटा द्वारा किया गया। सिंध के इतिहास पर ही लिखी गई एक अन्य रचना तारीख ए सिंध या तारीख ए मासूमी है, जिसके रचनाकार मीर मोहम्मद मासूम है। इस पुस्तक में अरबों की विजय से मुगल बादशाह अकबर तक का वर्णन है, अर्थात ये पुस्तक अकबर के शासनकाल के आसपास लिखी गई थी। सर वुल्जले हेग ने लिखा है, इस्लाम का उदय इतिहास के चमत्कारों में से एक है। अरब आक्रमण के पूर्व सिंध की व्यवस्था क्या थी? 7वीं सदी में सिंध में राय वंश का शासन था। राय सासी द्वितीय के समय फारस के निमरुज ने सिंध पर आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या कर दी, किंतु सिंध पर उसने कब्जा नहीं किया था। भारतीयों के लौटने के बाद राय साहसी द्वितीय वहां का शासक बनता है। राय साहसी द्वितीय की हत्या आवलिक मृत्यु के बाद चच गद्दी पर बैठता है और उसकी विधवा रानी सुहांदी से विवाह कर लेता है। इस प्रकार सिंध में चच के द्वारा पुष्करण ब्राह्मण वंश की स्थापना की जाती है और राजधानी ब्राह्मणाबाद होती है। चच ने बलूचिस्तान के मकरान का कुछ भाग जीता था और कंदविल में अपनी सत्ता स्थापित की और अपने साम्राज्य को कश्मीर तक विस्तृत कर लिया था। चच की मृत्यु उपरांत उसका भाई चंदर शासक बनता है, जो बौद्ध मतावलंबी था। चच के शासन काल में सिंध के बौद्ध काफी असंतोष में थे। चच के 2 पुत्र थे, एक दाहिर थे और दूसरे दाहिर से, जिनमें उत्तराधिकार युद्ध होता है और अंत में दाहिर की विजय होती है। राज्य के अत्याचार से समाज में निम्न वर्ग दुखी था, बौद्धों में असंतोष था और संसाधन उसमें सीमित थे, किंतु राज्य शक्तिशाली था। राज्य में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, इस कारण से राज्य कमजोर हो गया था और शासक दाहिर प्रजा में अप्रिय हो चुके थे। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर उमैयद शासकों ने सिंध पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए, किंतु अरबों का प्रथम आक्रमण सिंध पर दूसरे खलीफा हजरत उमर के काल में होता है, लेकिन ये असफल रहता है। भारत के तटीय क्षेत्रों से अरब व्यापार हुआ करता था, किंतु 7वीं सदी में इस्लाम के आने के बाद दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। अब वे व्यापार के साथ धन प्रचारक भी हो गए। दूसरे खलीफा उमर के समय सिंध की ओर से अरबों का पहला नाविक अभियान 636 ईस्वी में होता है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के 4 वर्ष उपरांत, जिसका उद्देश्य बम्बई के निकट थाना को जीतना था, किंतु ये असफल रहता है। दूसरा प्रयास खलीफा उस्मान के समय 644 ईस्वी में होता है, जिसमें अब्दुल्ला के नेतृत्व में मकरान के पश्चिमी सिंध पर आक्रमण किया जाता है। तीसरा प्रयास चौथे खलीफा हजरत अली के समय अल हारिस द्वारा किया जाता है, किंतु वो कीनन की रणभूमि में मारा जाता है। उमैयद साम्राज्य के संस्थापक खलीफा मुआविया द्वारा किया जाता है, जिन्होंने अल मुहल्लब को 664 में अभियान के लिए भेजा था। पांचवा प्रयास 712 में देवल पर आक्रमण होता है, जिसे मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भी किया जाता है। इसमें इसे सफलता प्राप्त होती है। 5 मुख्य अभियान थे
इसके अतिरिक्त 9 छोटे अभियान थे जिसमें अरबों को भारत में सफलता प्राप्त नहीं होती है, किंतु उन अभियानों को महत्वपूर्ण ना मानते हुए मैंने उनकी चर्चा नहीं की है। अपनी प्रारंभिक पराजय के बाद और कठिनाइयों के बावजूद भी अब सिंध की सीमा पर स्थल और जल मार्ग से धावा बोलते रहे। अंततः 8वीं सदी के प्रथम दशक में सिंध के मकरान पर 680 ईस्वी में उन्होंने अधिकार कर लिया। इस मानचित्र के द्वारा अरबों के भारत पर आक्रमण को, उसके प्रारूप को हम समझ सकते हैं। अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसको हम 3 बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला था तलवार शक्ति के आधार पर इस्लाम धर्म का प्रचार करना। दूसरा था भारत हिंदुओं और मूर्ति पूजकों का देश था और अरबों का मुख्य उद्देश्य था मूर्ति पूजकों को नष्ट कर देना। अरब समेत पश्चिम एशिया के देश भारत में व्यापार प्राचीन काल से करते आ रहे थे। अपने खलीफा हजरत अबू बकर के शासनकाल के दौरान 636 ईस्वी में अरबों द्वारा किए गए आक्रमण के बाद अनेक व्यापारी भारत के मालाबार समुद्र तट पर बस गए थे। अरब लोग भारत की समृद्धि और उसके धन के बारे में आकर्षित थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद बनने वाले खलीफाओं ने एक बड़े राज्य को प्राप्त किया था जिसके शासन संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी। राशिदों और उमैयद खलीफाओं की महत्वाकांक्षा ने भी उन्हें भारत पर विजय के लिए प्रेरित किया था। 711 ईस्वी में सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा स्थानीय बंदरगाह देवल पर श्रीलंका के शासक द्वारा उमैयद खलीफा यजीद को भेजे जा रहे उपहारों को लूट लिया गया था। श्रीलंका के शासक द्वारा हाल ही में इस्लाम धर्म स्वीकार किया गया था। दाहिर द्वारा अरबी जहाज लूटने की घटना का उपयुक्त स्पष्टीकरण न देने, लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई न करने और खलीफा को क्षतिपूर्ति की रकम नहीं दिए जाने के कारण इराक के गवर्नर हज्जाज ने खलीफा यजीद से अनुमति प्राप्त कर सिंध में आक्रमण के लिए सेना भेजी। इस बात को ध्यान रखना है कि पिछले 80 वर्षों पर भी सिंध पर वे आक्रमण करते आ रहे थे, अर्थात उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो आक्रमण थी। इराकी गवर्नर हज्जाज ने तदुपरांत पहले उबैदुल्ला और फिर बुदैल को दाहिर के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा। दोनों परास्त कर दिए गए। खलीफा यजीद के पिता खलीफा मुआविया ने सिंध की हारों के बाद सिंध पर ध्यान नहीं दिया था। अतः इस बार तीसरी बार इराक के राज्यपाल हज्जाज ने 17 वर्ष के मोहम्मद बिन कासिम को, जो उसका भतीजा और दामाद था, दाहिर के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा। दिन आता है 20 जून 712 का रावर का युद्ध। भारतीय और अरबी सेना के बीच में कई दिनों तक रावर में युद्ध होता है। दाहिर हाथी पर सवार होकर शत्रु सेना के बीच शत्रुओं को काटता जा रहा था। अनायास एक तीर दाहिर को लगा और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से रावर के युद्ध में दाहिर की पराजय होती है, जो 20 जून 712 को हुआ था। बाद में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा देवल पर विजय, उसके बाद निरून, उसके बाद सेहवान और उसके बाद सीसम पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। रावर की विजय के बाद कासिम ने ब्राह्मणाबाद पर अधिकार कर लिया। यहाँ कासिम के हाथ दाहिर की दूसरी रानी लाडी और 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परिमल देवी उसके हाथ लगती हैं। ब्राह्मणाबाद के बाद कासिम ने सिंध के आलोर और मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। मुल्तान विजय भारत में अरबों की अंतिम विजय थी। यहाँ इनको इतना सोना मिला कि उन्होंने मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर रख दिया था। मोहम्मद बिन कासिम की पूर्व में इस प्रकार की विजय के कारण इस्लामिक साहित्य में उसे महान वीर योद्धा की संज्ञा दी जाती है। मोहम्मद बिन कासिम की राजव्यवस्था। सिंध पर अपने 2 वर्षीय शासन में उसने अरब शासन व्यवस्था स्थापित की। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में अनेक नगरों की स्थापना की और मंसूरा नगर को अपनी राजधानी बनाया। मंसूरा नगर ब्राह्मणाबाद का परिवर्तित नाम था। ब्राह्मणों को राजकीय पद प्रदान किए गए। ब्राह्मणों, बच्चों, स्त्रियों से जजिया व अन्य कर नहीं लिए गए। मंदिरों में पूजा करने और अन्य मंदिरों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अरबों ने यहाँ के निवासियों से विवाह संबंध स्थापित किए, जिससे एक नवीन मिश्रित जाति और मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। 10वीं सदी के अरब इतिहासकार ने यहाँ देखा कि शहरी जनसंख्या अरबी और संस्कृत दोनों भाषाएं बोलती थी। गैर मुस्लिम अर्थात हिंदू, जैन और बौद्ध से 48, 24 या 12 दिरहम उनकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप प्रति व्यक्ति जजिया के रूप में कर लिया जाता था। अरबों या उमैयदों की सिंध विजय स्थायी नहीं रहती है, क्योंकि उन्होंने जनता से बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाया था। ताहिर के पुत्र जयसिंह को भी इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा था। ताहिर की दोनों पुत्रियां सूर्य देवी और परिमल देवी ये खलीफा यजीद को सौंप दी जाती हैं और यही बाद में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का कारण बनती हैं। खलीफा यजीद के बाद उसका भाई सुलेमान खलीफा बनता है, जो इराक के गवर्नर हज्जाज का शत्रु था। उसने हज्जाज के साथ मोहम्मद बिन कासिम को जेल में यातनाएं देकर समाप्त कर दिया। अरब आक्रमण का प्रभाव। स्टैनले लैंडपूल ने लिखा है कि भारत में इस्लाम के इतिहास की एक उपकथा
तथा परिणाम शून्य विजय है। सिंध पराजय का मुख्य कारण घरेलू आंतरिक मतभेद और संसाधनों की कमी थी। सिंध की हार का कारण विश्वासघाती द्वारा दी गई जानकारी भी थी। अरबों की सिंध विजय सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिंध में इस्लाम का बीजारोपण होता है। इसने भारतीय संस्कृति के प्रसार में विदेशों को आसान बना दिया। अरबों ने हिंदुओं से भारतीय धर्म, दर्शन, वैदिक शास्त्र, गणित, ज्योतिष तथा कई लोकगीतों का नवीन ज्ञान प्राप्त किया। उमैयद खिलाफत के बाद स्थापित हुई अब्बासी खिलाफत में खलीफा हारून रशीद हुए। इनके समय कई अरब विद्वान भारत में विद्यार्जन हेतु आते हैं। गणित के क्षेत्र में अरबों ने भारतीयों से अंक और दशमलव सीखा। अरबी में अंकों को हिंसा कहा जाता है। खलीफा हारून रशीद के समय ही इस्लामी रसायन शास्त्र के पिता जाबिर बिन हयान अल ख्वारिज़मी, अरब ज्यामिति के पिता, और अल किंदी अरबी दर्शन के पिता का वक्त रहता है। इस प्रकार से अब्बासी खलीफाओं के समय ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने प्रगति की। अब्बासी खलीफा मंसूर के शासनकाल में एक भारतीय विद्वान ने वहां के गणितज्ञ इब्राहिम पिजरी के साथ बृहस्पति सिद्धांत का भी अरबी में अनुवाद किया था। इसके अतिरिक्त खलीफा मंसूर के बारे में ये भी विख्यात है कि इनके समय पर बगदाद शिक्षा का केंद्र बन जाता है। इनके समय को इस्लाम का गोल्डन एरा भी माना जाता है। एक अन्य अब्बासी खलीफा अल सफ़ा 750 से 54 तक शासन करते हैं। इन्होंने चीन के कैदियों के सहयोग से पेपर मिल लगवाई थी, जिससे कुरान की प्रतियों का प्रचार और अन्य ग्रंथों के अनुवाद और नवीन ग्रंथों के प्रचार प्रसार का अवसर भी अरबियों को प्राप्त होता है। खलीफा मंसूर के ही समय पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, इसका अरबी में अनुवाद होता है। हितोपदेश, जो नारायण पंडित द्वारा रचित है, इसका अनुवाद होता है। ब्रह्म सिद्धांत व खंड खांड्यक, जो ब्रह्मगुप्त का था, इसका अरबी अनुवाद होता है। कुरान शरीफ की पहली बार संस्कृत अनुवाद होता है। 886 में पहली बार सिंधी भाषा में कुरान का अनुवाद होता है। और भारत में इस्लाम के आगमन से तमाम हिंदू, बौद्ध और जैन मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। इसी समय इस्लाम धर्म की बोहरा शाखा भारत में आगमन होता है, जिन्होंने गुजरात में रह के अपनी शाखा का प्रचार प्रसार किया। इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार खलीफाओं के शासनकाल में भारत और अरब के बीच में सांस्कृतिक जुड़ाव निर्मित होता है। आने वाली वीडियो में गजनवी और गौरी के द्वारा भारत पे किए गए आक्रमण को हम समझेंगे, जिस उद्देश्य से आज के वीडियो की ये रचना संभव हुई थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। आभार। डॉक्टर अंकित।